प्रिय विद्यार्थियों, मैं सर्वेश कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज कांट से आज की इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो क्लास है वो कक्षा 9 विषय हिंदी की वीडियो क्लास है और कक्षा 9 के अंतर्गत हिंदी विषय में हम लोग गद्य खंड, जो कि पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, गद्य खंड का हमारा कार्य लगातार चल रहा है। और गद्य खंड में हमने पहला पार्ट बात, जो पहला पार्ट है बात, उसका जो कार्य है वो हम कर चुके होंगे। पहले पार्ट में हमने प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय लिखा और उसके बाद जो महत्वपूर्ण गद्यांश थे पार्ट से, उन महत्वपूर्ण गद्यांशों को पढ़ा समझा और जो उन पर आधारित प्रश्न थे वो हमने लिखे। पहला पार्ट हमने पूर्ण कर लिया है गद्य का और दूसरे पार्ट की हमने शुरुआत कर दी थी पिछली वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने दूसरे पार्ट के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो हमने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय रचनाएं इससे पिछली वीडियो में लिखी। पार्ट 2 के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, तो उनकी जीवनी संबंधी कार्य हम कर चुके हैं पिछली वीडियो में। और आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास आप देख रहे हैं, आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित मंत्र पाठ, जो पार्ट 2 है मंत्र, देख लेंगे। पार्ट 2 मंत्र, पहला पार्ट था बात और दूसरा पार्ट है मंत्र। इसमें क्या है, इसे मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी के माध्यम से लिखा है, यानी मंत्र जो है वो क्या है, कहानी है। मुंशी प्रेमचंद जी की और भी कहानियां आपने पढ़ी होंगी। आपने कहानी पढ़ी होगी पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, ईदगाह। ये कहानियां आप मुंशी प्रेमचंद की पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो ऐसे ही मंत्र भी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है। तो आज हम इस मंत्र पाठ से संबंधित जो गद्यांश है, जो शुरुआत का गद्यांश है पाठ के, उस गद्यांश को हम पढ़ेंगे जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आपके सामने। मंत्र पाठ का पहला गद्यांश हम पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण गद्यांश है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर जो इस पर आधारित प्रश्न हैं उनको भी हम लिखेंगे। तो आज की वीडियो क्लास हमें क्या करना है, आज की वीडियो क्लास में हमें पाठ 2 मंत्र का जो गद्यांश है, इस गद्यांश को पढ़ना है और इसको पढ़ने समझने के बाद फिर इस गद्यांश के जो प्रश्न हैं संबंधित, वो प्रश्न हमें लिखने हैं। तो हमें आज गद्यांश को पढ़ना भी है और इस पर आधारित प्रश्नों को लिखना भी है। तो लिखाई की दृष्टि से भी आप कॉपी पेन लेकर तैयार रहेंगे। पहले समझेंगे गद्यांश को और उसके बाद कॉपी पेन आप लेकर बैठे, उसके बाद हमें लिखाई भी करनी है, यानी इस गद्यांश का जो कार्य है वो इसी वीडियो में हमें पूरा करना है। ठीक, मैं थोड़ा संक्षेप में जो मंत्र कहानी है उसको आपको बताता हूँ, बहुत संक्षेप में बताता हूँ, 2-4 बातें जो इसमें हैं महत्वपूर्ण। बाकी आप, अगर आपके पास किताब हो, नई किताब हो चाहे पुरानी किताब हो, आपके पास हिंदी विषय किताब अगर हो तो आप उसमें इस पाठ को पढ़ अवश्य लें घर पर बैठ करके। एक बार आप इस कहानी को पढ़ लेंगे, बहुत ही अच्छी, बहुत मार्मिक कहानी है, आपको निश्चित रूप से अच्छी लगेगी। तो जिनके पास किताबें हैं वो बच्चे एक बार घर पर बैठ करके ही और इस मंत्र पाठ को, इस कहानी को पढ़ जरूर लें। ठीक, मैं भी आपको समझाता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही शॉर्ट में इस बात को समझाऊंगा और विस्तार से आप किताब में पढ़ सकते हैं। मंत्र कहानी में क्या है, मंत्र कहानी जो आधारित है वो इस तरह से है, इसका जो सारांश है, मुख्य बातें हैं और खास बात जो दिखाई है वो ये दिखाई है पूरी कहानी में कि एक और जो शहर के
शिक्षित, नौकरी पेशा, कारोबारी जो बड़े लोग हैं, संपन्न और शिक्षित लोग हैं, उनकी मानसिकता और सोच बताई है। और दूसरी ओर एक गांव का व्यक्ति दिखाया गया है कि गांव का व्यक्ति क्या उसकी स्थिति होती है, आर्थिक शैक्षिक रूप से पिछड़ा होता है, लेकिन आर्थिक रूप से या शैक्षिक रूप से पिछड़ा होने के बाद भी कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में, गांव ग्रामीण व्यक्ति में भलापन होता है, उसके अंदर मानवता, परोपकार, भाईचारे की भावना होती है, अपनेपन की भावना होती है, सहयोग की भावना होती है। यानी अशिक्षित होने पर भी या आर्थिक रूप से पिछड़ा होने पर भी जो कुछ ग्रामीण जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक दृष्टि से, मानवता की दृष्टि से कहीं ना कहीं बेहतर होते हैं। और जो बहुत ही उच्च शिक्षित हैं, बहुत संपन्न लोग हैं, व्यवसायी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उच्च शिक्षित व्यक्ति या संपन्न व्यक्ति भी हो सकता है व्यवहार से उतना बेहतर ना हो सकता है भावनात्मक रूप से उसमें इस तरह की भावना मानवता की, अपनेपन की ना हो सकता है उसके व्यवहार में उपेक्षा, रूखापन देखने को मिले। तो ऐसी कुछ तुलनात्मक यहाँ घटना दिखाई गई है कि गांव का एक बूढ़ा भगत है और दूसरे व्यक्ति जो है वो डॉक्टर चड्डा के नाम जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं किसी शहर के, बड़े संपन्न डॉक्टर हैं। जो भगत है, जो गांव का रहने वाला व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है, गरीब निर्धन व्यक्ति है, वो एक बार अपने बेटे को, जो उसका बीमार बेटा है, पहले ही उससे कुछ जो बड़े बेटे हैं वो विभिन्न रोगों की चपेट में आकर के और उनकी मृत्यु हो जाती है। कई बेटों के बाद जो एक बेटा अब जीवित बचा है, जो कुछ बड़ा हो चला है, वह बीमार हो जाता है और बूढ़ा भगत उसके इलाज के लिए गांव से शहर की ओर जाता है। उसने डॉक्टर चड्डा का बड़ा नाम सुना है, वो अपने बेटे को लेकर डॉक्टर चड्डा के घर या जो उनका क्लिनिक है, अस्पताल है, वहाँ पहुँचता है। लेकिन समय के अनुसार के सुबह इतने बजे से इतने बजे तक, शाम इतने बजे से इतने बजे तक, इस तरह की टाइमिंग डॉक्टर्स की होती है। तो उस टाइम के अनुसार डॉक्टर चड्डा क्लिनिक से उठ चुके हैं, यानी मरीजों को वो अब नहीं देख रहे हैं। वो पहुंचता है, वहाँ देखता है तो डॉक्टर चड्डा ने किसी से वो कहलवाता है, साहब मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, एक बार डॉक्टर साहब को दिखाना है। डॉक्टर चड्डा जिनकी बड़ी नियमित दिनचर्या है, उनका वो खेलने का टाइम टेबल है, खेलने का समय है उतने बजे से, तो वो गोल्फ आदि अब खेलने के लिए वो वहाँ से जा रहे हैं। जो भगत है बहुत निवेदन करता है, लेकिन डॉक्टर चड्डा बार बार 100 बार निवेदन करने पर भी, हाथ जोड़ने पर भी, पैर छूने पर भी, रोने गड़गड़ाने पर भी डॉक्टर चड्डा को कोई दया या रहम नहीं आती। डॉक्टर चड्डा के अंदर पूरी कठोरता है, उनके जान व्यक्ति वो बीमार मर जाए या बच जाए या कुछ भी हो, उन्हें किसी की मजबूरी लाचारी से कोई मतलब नहीं है, ऐसी कठोरता है उनके अंदर। और वो अनदेखा करके, उपेक्षा करके उसकी बात को नहीं सुनते, वो रोता रह जाता है और वो खेलने के लिए चले जाते हैं। संयोग से या दुर्भाग्य से कहिए कि जब इलाज नहीं मिल पाता समय से, तो जो बूढ़ा भगत है वापस घर लौटता है और जो उसका बेटा है, वो बीमार बेटा कुछ समय बाद मर जाता है। एक डॉक्टर की कठोरता से, एक डॉक्टर की उपेक्षा से, लापरवाही से एक बीमार बालक मर जाता है, लेकिन डॉक्टर को बिल्कुल कोई रहम या तरस नहीं आता। तो दिखाया है कि पढ़े लिखे शिक्षित लोग कितने बेरहम, कितने कट्टर हो सकते हैं। आगे समय बढ़ता है, आगे कहानी बढ़ती है। जो भगत है या जो पत्नी है वो गांव में अपने इस तरह जीवन बिताते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। उधर जो डॉक्टर चड्डा है, जिसने बहुत नाम कमाया है, बड़ा पैसा कमाया है इस चिकित्सा के व्यवसाय से, वह अपने बेटे जिसका नाम कैलाश है उसे पढ़ने के लिए विदेश भेजता है और वो विदेश से कोई डिग्री आदि धारण करके, डिग्री आदि प्राप्त करके और कई वर्षों के बाद अपने घर वापस आया है। घर में मोहल्ले पड़ोस में मिलने वालों में बड़ी खुशी है। उसके कुछ साथी जो छात्र छात्राएं हैं वो भी उसके घर पर आते हैं। कैलाश का जन्मदिन है
और कैलाश चलने पर अपने सभी मित्रों आदि को बुलाता है। तभी क्या होता है, कैलाश को सांप दिखाने का, सांप पकड़ने का बड़ा शौक है पढ़ाई के साथ साथ। तो उसके जो मित्र हैं वो जन्मदिन के समय पर उससे जिद करते हैं। और मृणालिनी नाम से जो एक छात्रा है, युवती है मृणालिनी, वो उसकी प्रेमिका भी है। और वो विशेष अनुरोध करती है कि आज आप सांप का खेल दिखाइए। दूसरे लोग अनुरोध करते हैं, मृणालिनी मना करती है कि आप सांपों को मत दिखाओ रात में। लेकिन लोगों के कहने पर कैलाश सांपों को रात में निकाल करके लाता है। और जो सबसे जहरीला सांप है उसको निकाल कर लोगों को दिखाता है, बताता है उसके बारे में। लोग कहते हैं इसके दांत दिखाओ, वो मुंह वाला दांत दिखाता है। सांप जो है उसको कैलाश को काट लेता है। कैलाश को काट लेता है, सारे में वहां भगदड़ मच जाती है, सब लोग घबरा जाते हैं और कैलाश मूर्छित होकर के गिर जाता है। डॉक्टर के पास तो कोई इलाज नहीं है। अन्य कुछ लोग, भगत आदि अन्य लोग आते हैं, झाड़ फूंक करते हैं, लेकिन कोई लाभ कैलाश को नहीं होता। घर में बड़ा व्याकुलता का माहौल है, बड़ा दुख का माहौल है। ऐसे में ही ये खबर दूर तक फैल जाती है कि डॉक्टर चड्डा के बेटे को सांप ने काट लिया है और वो लगभग मरने की स्थिति में है। बहुत प्रयास किया लेकिन उससे लोग बचा नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर या जो हकीम वगैरह हैं वो भी उसको नहीं बचा पा रहे। किसी बहुत जहरीले सांप ने उसको काटा है। तब डॉक्टर चड्डा बहुत दुखी होते हैं, रोते भी लगते हैं बेटे के लिए। जो उस समय कठोरता कभी दिखाई थी डॉक्टर चड्डा ने दूसरे के बेटे के लिए, आज अपने बेटे पर नंबर आया है। डॉक्टर चड्डा बिल्कुल दुखी हो गए। धीरे धीरे खबर जो बूढ़े भगत हैं गांव में उन तक पहुंचती है। और जो बूढ़े भगत हैं, क्योंकि उनके अंदर मानवता है, इंसानियत है, कहाँ का तो किसी का आकर कहना, उनके अंदर, उस ग्रामीण भगत के अंदर, उस गरीब भगत के अंदर जो अशिक्षित है, गरीब है, गांव का रहने वाला, उसके अंदर इतनी मानवता है कि कहाँ तो बुला कर लाना। उसे यदि पता भी लग जाए कि वहां पर किसी को सांप ने काट लिया है तो बूढ़ा भगत सांप के काटे का इलाज जानता है और बिना किसी के बुलाए, बिना कोई पैसा लिए तुरंत वहां जाता है और उसका उपचार करता है। जब ये खबर आती है तो बूढ़ा भगत पहले तो नाराज होता है, खुश होता है मन में कि ठीक हुआ, डॉक्टर चड्डा व्यक्ति ऐसा है, इसने मेरे बेटे को नहीं देखा, उसका इलाज नहीं किया। पता ना कितने लोगों को इसने जो है नहीं देखा होगा, इलाज नहीं किया, कितने लोग मर गए होंगे इसकी लापरवाही से, इसकी उपेक्षा और अहंकार से। तो आज अच्छा हुआ कि खुद उसका बेटा ही सांप ने डस लिया है, मर जाता है तो कम से कम इसको एक शिक्षा तो मिलेगी कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है औलाद का। लेकिन फिर भी भगत का मन नहीं मानता। बोले उसने जो भी मेरे साथ किया, इसने मेरी उपेक्षा की, मेरी बात नहीं मानी, मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरा धर्म बनता है कि यदि मैं इसके बेटे को ठीक कर सकता हूं तो मैं उसकी जान अवश्य बचाऊंगा। वो बूढ़ा भगत गांव से दौड़ते हुए, चलते हुए और वहां पहुंचता, डॉक्टर चड्डा के यहाँ देखता भीड़ इकट्ठी है। वो कहता है एक बार मैं भी देख लूँ जरा, हो सकता है कोई लाभ हो जाए। और लोग कहते नहीं आप क्या देखोगे, बहुतों ने देख लिया, अब तो कोई उम्मीद नहीं है। बूढ़े भगत ने उसकी नब्ज देखी, कहा अभी भी हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो तो ठीक भी हो सकता है अभी। तब बूढ़े भगत ने अपने तरीके से जो भी उसकी विधि थी उससे उपचार किया और उपचार करके जो कैलाश था वो जीवित हो गया, ठीक हो गया दोबारा से। सब लोग बड़े खुश हुए और बूढ़ा भगत चुपचाप इलाज करके वहां से फिर गांव को वापस लौट लिया। बाद में सब लोगों ने देखा कौन भगत है, किसने इलाज किया, कौन था, वहां कोई नहीं मिलता। सब लोग कहते ना तो यहाँ कहीं है, ना उसने कोई पैसा लिया है, ना कुछ है, ना हम कोई दे पाए हैं। डॉक्टर चड्डा पछताता है। सब लोग कहते हैं कौन है, क्या, कैसे आया, किसने इस तरह से इलाज किया, बड़ा भला व्यक्ति था। तब डॉक्टर चड्डा को पिछली बात याद आती है, उसका चेहरा याद आता है कि मैंने बड़ा गलत किया था। एक बार ये व्यक्ति मेरे यहाँ पर आया था बेटे के इलाज के लिए और मैंने इसके बेटे का इलाज नहीं किया। तब उसने मेरे बेटे को बिना बुलाए जीवित कर दिया है। उसमें कितना भलापन है, कितनी मानवता है और मैं कितना कठोर हूँ, मैं कितना निष्ठुर हूँ। इस तरह का पछतावा डॉक्टर चड्डा के मन में होता है और वो आगे के लिए संकल्प लेते हैं कि अब से मैं अच्छे कार्य करूँगा, अब से मैं किसी को इस तरह से उपेक्षा लापरवाही नहीं करूँगा। तो ऐसी कहानी है बंत, आप मैंने संक्षेप में सुनाई है। आप पुस्तक हो तो विस्तार से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं आज के गद्यांश की। आप इस गद्यांश को एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद गद्यांश है कि मोटर चली गई
बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। ये डॉक्टर चड्ढा है अपनी गाड़ी से कार से चले गए, भगत की बात नहीं सुनी, लेकिन जो बूढ़ा भगत था वो बेचारा फिर भी उन्हें देखता रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद का है किसी की जान की परवाह नहीं करते। संसार में ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो अपने मनोरंजन के सामने, आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के सामने किसी की जान की परवाह भी नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। उस भगत को ऐसा अब भी ये लगता था कि बताओ दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि एक और किसी की जान जाती है और एक और वो खेलने जा रहे हैं। उसे अभी भी इस बात का विश्वास नहीं था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, जो सभ्य संसार है, पढ़े लिखे लोग हैं, संसार में इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। ऐसा उसे कोई अनुभव अभी तक भी नहीं हुआ था। ऐसी घटना उसने अब तक नहीं देखी थी कि सभ्य पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी ऐसे कठोर होते हैं। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। बूढ़ा व्यक्ति तो बड़ा भला था। पुराने जमाने के जो इस तरह के लोग थे जिनके अंदर ऐसी भावना होती थी, वो तो उनमें से था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए और शोर ताकता रहा। उसे फिर भी उम्मीद थी, जब तक उसे मोटर गाड़ी दिखाई दी वो देखता रहा, शायद अब लौट आए, शायद अब ध्यान कर ले, मेरे बालक का इलाज कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए गद्यांश ये है। अब आप क्या है, आपको लिखाई करनी है, तो लिख देंगे पाठ 2 मंत्र, फिर लिखेंगे काले पेन से पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। लिखिए, चाहे आप वीडियो रोक कर बाद में लिख लीजिए, मैं लिखाता बोलता हूँ आगे। पाठ 2 मंत्र, पाठ के महत्वपूर्ण गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। संकेत लिखिए। संकेत में क्या है, पहले 2 शब्द आप लिख लेंगे और ये लास्ट के 2 शब्द आप लिख लेंगे। संकेत, पहले 2 शब्द में यहाँ लिखे हैं संकेत डाल करके हेडिंग, और लिख दिया मोटर चलेगी और बाद में लिखा है डैश करते हुए ताकता रहा। इस तरह से संकेत आप लिख लेंगे। आधारित प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न आप लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। हेडिंग क्या डालेंगे संकेत के बाद, आधारित प्रश्न, और फिर लिखेंगे उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर में हेडिंग डाल देंगे उत्तर और हेडिंग का डालेंगे संदर्भ। ठीक, संदर्भ आपको खुद लिखना है, जैसा हमने पहले पार्ट में लिखा था वैसे ही हम यहाँ संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ आपसे लिखना आता होगा, जैसा पहले पार्ट में लिखा है वैसे ही हम यहाँ संदर्भ लिखेंगे। आपको खुद लिखना है, मैं केवल बोल दे रहा हूँ, आप बाद में लिख लेंगे, अपने आप लिखना आपको संदर्भ। संदर्भ क्या होगा, संदर्भ हम लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मंत्र नामक पाठ से अवतरित है या मंत्र नामक पाठ से लिया गया है।